ओबीसी नामा 11 अम्बेडकरवाद भाग 1 प्रोफेसर श्रवण देवरे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा ब्राह्मण प्लस क्षत्रिय प्लस वैश्य को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? इस विषय पर मैं पहले भी लिख चुका हूं, लेकिन चूंकि वे सभी रचनाएं वैचारिक और सैद्धांतिक स्तर की हैं, इसलिए कुछ मित्रों ने मुझे सुझाव दिया कि ये रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और आम जनता तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए इसे थोड़ा सरल भाषा में फिर से लिखें। इस समय जब महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे पर रणक्रंदन मचा हुआ है, तो इस लेख को फिर से सरल भाषा में लिखना जरूरी है और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वालों को नए सिरे से समझाकर बताना भी जरूरी हो गया है। जिस समय मार्क्स यूरोप में वर्ग संघर्ष के ऐतिहासिक भौतिकवाद को प्रस्तुत करके साम्यवाद के सपने चित्रित कर रहे थे, उसी समय तात्या साहेब महात्मा ज्योतिराव फुले भारत में जाति वर्ण संघर्ष के ऐतिहासिक भौतिकवाद को प्रस्तुत करके वर्ण जाति विहीन भारतीय समाज की रचना को समझा रहे थे। हालांकि इन दोनों महापुरुषों का दर्शन समतामूलक समाज बनाने का है। एक का रास्ता था वर्ग संघर्ष का और दूसरे का वर्ण जाति संघर्ष का। पेरिस कम्यून 1789-1795 की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट क्रांति मतपेटी के द्वारा लोकतंत्र के माध्यम से हासिल की गई थी। वहां तक मार्क्स अपने दर्शन का आधार वर्ग संघर्ष की लोकतांत्रिक परिभाषा पर ही समझा रहे थे, लेकिन पूंजीपति वर्ग द्वारा सैन्य युद्ध छेड़कर पेरिस कम्यून की हत्या करने के बाद मार्क्स की वर्ग संघर्ष की लोकतांत्रिक परिभाषा बदल गई और उन्होंने यू टर्न लेते हुए वर्ग युद्ध की भाषा शुरू की। भारत में वर्ण व्यवस्था की गुलामी को नष्ट करने वाली बौद्ध क्रांति महामानव गौतम बुद्ध ने अपने महाप्रबोधन से यशस्वी किया। असंख्य बौद्ध भिक्षुओं की मदद से बुद्ध ने ये क्रांति रक्त की एक बूंद बहाए बिना ही की। इसका एक कारण ये भी था कि तत्कालीन मालिक मिरासदार खेतिहर उत्पादन 10 गुना बढ़ने की वजह से गुलामों को उसके फायदे से वंचित कर रहे थे, उन्हें मुक्त करके उनके साथ वैतनिक मजदूर का व्यवहार कर रहे थे। उत्पादन साधनों के विकास और उत्पादन संबंध के तुलनात्मक प्रगतिशील बदलाव से दास्ता के अंत की क्रांति ने गर्भ धारण किया और बौद्ध धम्म ने उसका साइलेंट प्रसव कराया। मेधक श्रेष्ठी जैसे मिरासदार किसान के अनुभव से बुद्ध ने दास प्रथा मुक्ति का पंचधम सिखाया और इसे पूरे भारत ने स्वीकार किया। पुष्यमित्र श्रृंग ने एक सैन्य प्रतिक्रांति करके वर्ण संघर्ष को एक तरफा वर्ण जाति युद्ध का स्वरूप दिया, लेकिन फिर भी आधुनिक भारत में वर्ण जाति संघर्ष की भूमिका प्रस्तुत करने वाले सभी महापुरुषों ने लोकतंत्रवादी होते हुए लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि वर्ण जाति संघर्ष का स्थान वर्ण जाति युद्ध न ले ले। शोषित उत्पीड़ित समाज के लिए मैदानी युद्ध हानिकारक हो सकता है। संसाधनों की कमी ही इसका एकमात्र कारण नहीं है, बल्कि समाज के शोषित उत्पीड़ित लोग ही ऐसे खुले युद्ध में उतरते हैं और वही मरते कटते हैं। भीमा कोरेगांव युद्ध ये साबित करता है कि शोषक समाज को मैदानी युद्ध में तभी हराया जा सकता है जब वो सत्ता से वंचित हो। चक्रवर्ती महाराजा यशवंतराव होलकर ने 1803 में पेशवाओं को हराया था। तब पेशवा अपनी जान बचाने के लिए वसई भाग गए और वहीं छिप गए। होलकरों से जान बचाने के लिए पेशवाओं ने अंग्रेजों से मांडलिक बनने का समझौता किया। तब से पेशवा की सत्ता चली गई। इसलिए 1818 में भीमा कोरेगांव की लड़ाई में महार रेजिमेंट ने पेशवा की सेना को आसानी से काट दिया। पेशवाओं के अंतहीन अत्याचारों के कारण इस युद्ध में महार रेजिमेंट ने जिस उग्रता के साथ लड़ाई लड़ी थी, उसके कारण भीमा कोरेगांव युद्ध को एक जातीय युद्ध माना जाता है। इस जाति युद्ध में पेशवा आसानी से हार गए क्योंकि वे पहले ही 1803 में सत्ता खो चुके थे। जाति संघर्ष जातीय युद्ध का रूप न ले, इसका ध्यान तात्या साहेब महात्मा फुले ने रखा। वही सावधानी बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी रखी। जब गांधीजी स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्रों के खिलाफ भूख हड़ताल पर थे, तो बाबा साहेब पीछे हट गए और अपनी जीती हुई लड़ाई छोड़ दी। उस समय बाबा साहेब ने कहा था कि अगर गांधी जी की भूख हड़ताल में जान चली गई तो गांव गांव में दलितों की हत्याएं होंगी। जाति संघर्ष जाति युद्ध में न बदले, इसके लिए बाबा साहेब पीछे हटे। जाति संघर्ष हो या जाति युद्ध, बाबा साहेब अम्बेडकर को इसकी शास्त्र सम्मत विवेचना करनी पड़ी। तात्या साहब महात्मा फुले द्वारा की गई वर्ण जाति संघर्ष की व्याख्या तीक्ष्ण थी और बदलते समय के संदर्भ में काल बाह्य होती जा रही थी। शूद्रातिशूद्रों की अब्राह्मणी छावनी विरुद्ध ब्राह्मणों की ब्राह्मणी छावनी, ये तात्या साहेब ज्योतिबा फुले द्वारा की गई वर्ण जाति संघर्ष की व्याख्या इतिहासकार वीका राजवाड़े ने ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। फिर भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को लगता था कि बदलते समय में यह व्यवस्था पुरानी हो गई है। उन्हें इस व्यवस्था को और अधिक शास्त्र सम्मत एवं सटीक बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जाति संघर्ष की व्याख्या उनके लेखन और भाषण के 5वें खंड में देखी जा सकती है। उन्होंने हिंदू समाज व्यवस्था का एक चार्ट निकालकर हमें समझाया है।
इस तालिका में हिंदू सामाजिक व्यवस्था को कास्ट हिंदू व नॉन कास्ट हिंदू ऐसे मुख्य 2 भाग और कुल 4 भाग में विभाजित किया है। कास्ट हिंदू के पहले भाग में उन्होंने ब्राह्मणी छावनी को लिया है। इस प्रथम भाग को ब्राह्मणी छावनी क्यों कहा जाता है? बाबा साहब स्वयं लिखते हैं कि इस प्रथम भाग में आने वाली जातियां जाति व्यवस्था की लाभार्थी है, अतः जाति व्यवस्था को बनाए रखना एवं मजबूत करना ही इन जातियों का मुख्य कार्य होता है। इसके लिए वे इस पहले कॉलम में संक्षेप में लिखते हैं कि हाई द्विजास ट्रेवर्निकास कास्ट evolved out of the 3 varnas, Brahmins, Kshatriyas and Vaishyas. Dr. Baba Saheb Ambedkar Writings and Speeches, Volume 5, page 112। चूंकि बाबा साहब का लेखन एवं शोध अत्यंत उच्च स्तर का है, अतः वे कामचलाऊ शब्दों का प्रयोग नहीं करते। वे अत्यंत सटीक, विद्वत्तापूर्ण एवं प्रासंगिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तात्या साहेब महात्मा ज्योतिराव फुले के समय में अनुसंधान के साधन पर्याप्त नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस ऐतिहासिक संघर्ष को शूद्रादि अति शूद्र वर्ण जाति बनाम ब्राह्मण वर्ण जाति नाम दिया। बाबा साहब ने अपने गुरु द्वारा की गई इस व्याख्या का विस्तार करते हुए इसे और अधिक सटीक एवं विद्वत्तापूर्ण बनाया। बाबा साहब ने यहाँ जो एक शब्द प्रयोग किया है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वह शब्द क्या है और अन्य 3 कॉलमों में जातियों की वास्तव में भूमिका क्या है, इस लेख के दूसरे भाग में देखेंगे। तब तक के लिए जय ज्योति जय भीम सत्य की जय हो। लेखक प्रोफेसर श्रवण देवरे, संस्थापक अध्यक्ष ओबीसी राजकीय आघाड़ी, मराठी से हिंदी अनुवाद चंद्रभान पाल।